देश हित में आज सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। आज वहां से हिंसा की खबरें नहीं दिखाएंगे, बल्कि वहां पर आखिरी चरण के चुनाव के लिए कैसी आखिरी लड़ाई की तैयारी हो रही है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले आपको ये दो तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। देखिए, पहली तस्वीर आज पूर्वी भारत में आए चक्रवाती तूफान रेमल की है। रेमल तूफान कल रात में बंगाल के तटीय इलाकों से टकराया। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में बड़ा असर देखने को मिला। कई जिलों में पेड़, बिजली के खंभे और झोपड़ियां गिर गईं, ढह गईं। वहीं कोलकाता में भी भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोलकाता में आज पानी का जमावड़ा है, लेकिन कल कोलकाता की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमघट होगा, क्योंकि कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आखिरी चरण में बंगाल में जिन 9 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है, उनमें कोलकाता भी शामिल है। बीजेपी आखिरी दांव के लिए पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। कोलकाता में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। इस रोड शो को नाम दिया गया है बंगालीर मोने मोदी, मतलब बंगाल के लोगों के मन में है मोदी। आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। ठीक है, 2019 में ये सभी सीटें टीएमसी के पास हैं। इनमें कोलकाता की 2 सीटें, कोलकाता उत्तर और कोलकाता दक्षिण पर भी टीएमसी का कब्जा है। इसीलिए अपने 10 साल के कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। आखिरी बार 90 के दशक में राजीव गांधी ने कोलकाता में रोड शो किया था। अब करीब 38 सालों के बाद देश के प्रधानमंत्री कोलकाता में रोड शो करेंगे। कोलकाता में लोकसभा चुनाव का फाइनल मैच, मोदी वर्सेस ममता, कोलकाता में होगा खेला। अब तक पश्चिम बंगाल में 15 चुनावी रैलियां करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में अपना चुनाव प्रचार अभियान का अंत कोलकाता में बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ करने वाले हैं। अब से कुछ घंटे बाद कोलकाता की सड़कों पर पीएम मोदी का रोड शो होगा। पीएम मोदी का यह रोड शो अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। उनके रोड शो की शुरुआत श्याम बाजार मोड़ से होगी। रोड शो का समापन उत्तर कोलकाता के शिमला स्ट्रीट में स्वामी विवेकानंद के घर पर होगा। पीएम मोदी जिस 2 किलोमीटर रूट पर रोड शो करेंगे, उस रूट का कनेक्शन बंगाल की महान विभूतियों से है। जिस रास्ते पर रोड शो होगा, उसी रास्ते से स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास शिक्षा लेने जाते थे। विधान सारणी के पास स्कॉटिश चर्च कॉलेज है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ाई की थी। जहां प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो खत्म होगा, वहीं करीब में राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद विद्यासागर का भी घर है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक रोड शो से पूरे बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की परिक्रमा करेंगे। कार्यकर्ता, साधारण आम जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बीच में लगभग 40 स्टेज बनेंगे और हर स्टेज में बंगाल की जो कल्चर है, बंगाल की जो संस्कृति है, उसका झलक दिखने को मिलेगा। ममता बनर्जी भी पीएम मोदी को टक्कर देने में पीछे नहीं रहना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त उत्तर कोलकाता में रोड शो कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता में चुनावी रैली कर रही होंगी। पिछले दिनों कोलकाता में धारा 144 पर भी बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंच गई थीं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस ने पीएम मोदी के रोड शो से पहले धारा 144 लागू करने का ऐलान कर दिया है, जिस पर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है कि धारा 144 सिर्फ मध्य कोलकाता में लागू है, न कि उत्तर कोलकाता में, जहां पीएम मोदी का रोड शो है। ये राजनीतिक प्रचार एक अलग तूल पकड़ रहा है पश्चिम बंगाल में, और आखिरी चरण में आते आते यहाँ तक पहुँच गया कि स्वामी जिस जगह पे प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, ठीक 24 घंटे के भीतर ममता बनर्जी उसी रास्ते में रोड शो करेंगी। मंगलवार को जिस रास्ते से पीएम मोदी रोड शो करेंगे, अगले दिन बुधवार को ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर टीएमसी के लिए रोड शो निकालेंगी। मतलब मोदी के रोड शो के जवाब में ममता का भी रोड शो होगा। दरअसल ममता बनर्जी पीएम मोदी के काउंटर वाले फॉर्मूले पर चल रही हैं। फॉर्मूला ये है कि जहां पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे, वहीं ममता बनर्जी भी रैली करेंगी।
जिस मैदान पर पीएम मोदी सभा करेंगे उसी मैदान पर ममता भी रैली करेंगी। अब रोड शो के लिए भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के रूट को ही फॉलो करने का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जो काम का मॉडल है, डिफरेंट स्कीम्स है, उससे लेकर प्रधानमंत्री जी ममता बनर्जी का जो पॉपुलैरिटी है, इससे बंगाल में बहुत पीछे चल रहा है। बंगाल में आखिरी चरण की सभी 9 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा है। उसमें कोलकाता की 2 सीटें भी शामिल हैं। टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने के लिए ही पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की कोशिश है कि जिस तरह से दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में बीजेपी का बड़ा जनाधार है, उसी तरह से कोलकाता में भी भगवा पार्टी की लहर बन जाए। सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। इससे पहले के चुनाव में भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को अपने काले रंग की कार से रोड शो करते हुए देखा होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी रोड शो में भगवा रंग की चुनावी रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह चुनावी रथ अभेद्य है। इसमें कई खासियतें हैं, जैसे ये चुनावी रथ पूरी तरह से बुलेट प्रूफ कार है। इस कार के नीचे 25 मिलीमीटर की मेटल प्लेट लगी हुई है, जिसकी वजह से ये इस पर ब्लास्ट वगैरह का कोई असर नहीं होता। पीएम मोदी जहां खड़े होते हैं उनके दोनों साइड में 5-5 मिलीमीटर की प्लेट लगी हुई है। पीएम मोदी के साथ एसपीजी के जवान रहते हैं, तो कार के अंदर एनएसजी कमांडोज। कार में एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी मौजूद रहता है। पीएम मोदी जहां खड़े होते हैं वहां उनके चेहरे के सामने एसी पैनल लगा होता है, ताकि गर्मी में ठंडी हवा उन्हें मिल सके। चेहरे पर रोशनी के लिए एलईडी लाइट्स भी लगवाए गए हैं। बीजेपी की ओर से ऐसे 20 चुनावी रथ बनाए गए हैं, जिन्हें राज्यों के बीजेपी मुख्यालय में रखा जाता है। आखिर कैसे भारत ने तूफान की गर्मी निकाल दी है? भारत ने तूफानों को हराना सीख लिया है। चक्रवाती तूफान रेमल से पूर्वी राज्यों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तटीय इलाकों से टकराने से पहले तूफान कमजोर पड़ गया था, और साथ ही राज्य और केंद्र ने तूफान से निपटने के लिए जो भी तैयारियां की थी उसका असर भी दिखाई दिया। आपको सबसे पहले रेमल तूफान की 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, दक्षिण 24 परगना के पख्याली से तूफान की तस्वीरें आई हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तूफान के कारण हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इलाके में तेज हवाओं के कारण पेड़ पौधे उखड़ने का खतरा मंडरा रहा था। अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पूर्वी मेदिनीपुर की। यहां तूफान के कारण समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी। तूफान की वजह से यहां बारिश तो नहीं हुई, लेकिन समंदर की लहरों ने लोगों को कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया। अब आप देखेंगे तीसरी तस्वीर उत्तर 24 परगना से आई है, जहां रेमल तूफान के कारण 70 फीट ऊंची चिमनी गिर गई। लोहे की चिमनी 8 गाड़ियों के ऊपर गिरी और उन्हें चकनाचूर कर दिया। तूफान के टकराने से पहले जिस तरह की अनहोनी की आशंका जताई जा रही थी, उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अब तक तूफान से 4 लोगों की मौत की खबर है, वरना कई साल पहले तक इस तरह के तूफान में दर्जनों की जान चली जाती थी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब भारत ने तूफान को हराना सीख लिया है। तूफान वैसे तो कुदरती है, लेकिन कुछ तैयारियां पहले से की जाएं तो तूफान भी हारता है। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम से तूफान का पहले ही पता चल जाता है। तूफान की लाइव मॉनिटरिंग होती है। हर बड़े तूफान के वक्त प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग करते हैं। प्रभावित राज्यों से केंद्र सरकार लगातार संपर्क में रहती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती होती है। जरूरत पड़ने पर एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की तैनाती की जाती है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है, उनका रेस्क्यू किया जाता है। एनडीआरएफ के पास अत्याधुनिक मशीनें हैं जो राहत और बचाव में मदद करती हैं। रेमल तूफान से बचाव के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात थीं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में अगर तापमान का जिक्र करूं तो वो 40 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ये भीषण गर्मी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह का तापमान जानलेवा होता है, जिससे आपको बचने की जरूरत है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारा शरीर इस तापमान के अनुकूल खुद को ढालने की क्षमता रखता है। अगर तापमान बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी यानी कि उमस नहीं है, तो इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर बढ़ते तापमान के साथ उमस भी बढ़ रही है तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। तापमान और उमस के इस कॉम्बिनेशन को मापने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। वेट बल्ब टेम्परेचर में गर्मी के साथ उमस यानी ह्यूमिडिटी भी शामिल की जाती है। उमस होने से शरीर से निकलने वाला पसीना आसानी से नहीं सूखता और शरीर को खुद को ठंडा करने में समस्या पैदा होती है। ध्यान दें, 31 डिग्री सेल्सियस तक वेट बल्ब तापमान हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर में इंसान 6 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। IMD वेट बल्ब टेम्परेचर के आंकड़े जारी नहीं करता ताकि भ्रम की स्थिति ना हो। खास बात यह है कि भारत के तटीय राज्यों में वेट बल्ब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो भीषण गर्मी से बचने के उपाय भी करने चाहिए आपको, और ये उपाय क्या हो सकते हैं ये आप जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जून को 2024 के चुनाव का परिणाम आना है, लेकिन मध्य प्रदेश से झांकी आनी शुरू हो गई है। MP की मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब तक ऐसा एक्शन उत्तर प्रदेश में देखा गया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। लाउड स्पीकर हटाए जाने पर मध्य प्रदेश के तमाम इमाम और मौलाना क्या कह रहे हैं ये सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये किस तरीके से मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर मस्जिदों पर से हटाए जा रहे हैं। अब तक इस तरह की कार्रवाई आपने उत्तर प्रदेश में देखी होगी। उत्तर प्रदेश की मस्जिदों से तस्वीरें आती थीं जब लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाए जाते थे, लेकिन अब ये तस्वीरें मध्य प्रदेश से आप देख रहे हैं। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर के 2 आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, पिछले साल नवंबर में एक दिन में ही योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए धार्मिक स्थलों से 3000 लाउड स्पीकर हटवाए थे। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी यही फरमान जारी किया है और एक दिन में 3000 के करीब लाउड स्पीकर अलग अलग शहरों के धार्मिक स्थलों से वहां हटवा दिए गए हैं। इंदौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी स्टाइल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी बात पर मौलाना मौलवियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सड़कों पे जो डीजे बजते हैं, इतने खतरनाक बजते हैं कि कान फट जाए, उस पर भी रोक लगना चाहिए। धर्मशालाओं में तो रात देर तक बाजी बजते हैं, उसमें रोक लगना चाहिए। धार्मिक स्थल में क्या रोक ला रहा है? तो सिर्फ 5-5 मिनट का या 10-10 मिनट का समझो तो आधा घंटा पौन घंटा लगता है हमारा। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का कार्य किया है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि डिसबिल चेक करना चाहिए। यही नहीं, कांग्रेस भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर मस्जिदों को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस नेता के मुताबिक लाउड स्पीकर से धार्मिक भावना होने का एहसास होता है, जिसे अब खत्म किया जा रहा है। पुलिस वाले आकर कह रहे हैं कि उतारने का आदेश है। वो बोल भी रहे हैं कि आप हमको लिख के दे दो, तो कह रहे हैं नहीं, अगर नहीं उतारोगे, पूरे के पूरे नहीं उतरे तो कार्रवाई करेंगे। तो 2 भ्रम फैल रहा है। या तो मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध कर दिया। इस मामले में आरिफ मसूद कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई को तेज करने के निर्देश दिए थे। सीएम मोहन यादव का संदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए लाउड एंड क्लियर है। आपको बता दें, एमपी के धार्मिक स्थलों से अब तक करीब 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। लाउड स्पीकर हटाने का काम अब भी जारी है। धर्मस्थल जितने भी हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर जितने भी लाउड स्पीकर की संख्या यदि ज़्यादा है या फिर यहाँ पर जो है लाउड स्पीकर के जो साउंड है वो निर्धारित डेसिमल से ज़्यादा है, तो उसको लेकर के कार्रवाई शुरू हुई है। नियमों के मुताबिक किसी धार्मिक स्थल पर अधिकतम 2 लाउड स्पीकरों का उपयोग किया जा सकता है। लाउड स्पीकर की आवाज औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल, व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 65 डेसिबल और रात के वक्त 55 डेसिबल, जबकि रिहायशी इलाकों में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल और साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक रखने की अनुमति है। सभी देहात क्षेत्र में भी देख रहे हैं हम लोग, जितने भी ऐसे स्थल हैं जहाँ अवैध तरीके से लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनको हम लोग सभी हटवा रहे हैं।
जहां कुछ लोगों को लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई से आपत्ति है, तो ज्यादातर लोग राहत महसूस कर रहे हैं। देखना यह है कि इस मामले में अब सियासी आवाज कितनी ऊंची होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एमपी गजब है। दरअसल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिक्षकों को ऐसा आदेश दिया गया जिससे टीचर परेशान हैं, हैरान हैं और आदेश के विरोध में अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले शराब के ठेकों की गिनती के लिए भी टीचर्स का इस्तेमाल किया गया था। सामूहिक विवाह में भोजन परोसने का भी काम शिक्षकों को दिया गया था। यही नहीं, धार्मिक आयोजन में भी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। सवाल है कि शिक्षकों को शिक्षा के काम में लगाने की बजाय यहां कैसे कैसे काम दिए जा रहे हैं। ये शिक्षकों का काम नहीं है। टीचर एसोसिएशन इस तरीके के आदेशों का खुलकर विरोध करता है। ग्वालियर की 46 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में ये शिक्षक गिनती करने निकले हैं भिखारियों की। कितने भिखारी यहाँ ग्वालियर की सड़कों पर है, गलियों में हैं, इधर उधर हैं। इन्हें इन सब का हिसाब किताब तैयार कर प्रशासन को सौंपना है। जहां स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो गई हैं, वहीं इन्हें ग्वालियर प्रशासन ने गजब का टास्क दिया है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों से चपरासियों जैसा काम करवाने वाला आदेश जारी हुआ है, जिसके मुताबिक भिखारियों को 9 घंटे ढूंढने का समय तय किया गया है। आदेश में भिक्षावृत्ति को रोकथाम के लिए सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास और उन्हें मुख्य धारा में लाने की बात भी कही गई है। आदेश में महिला बाल विकास विभाग के विशेष अभियान का जिक्र भी है। इस फरमान के बाद टीचर खुलकर विरोध में आ गए हैं। ये शिक्षकों का काम नहीं है। साल भर गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को लगाया जाता है। इसी वजह से इस साल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट खराब आया है। आपको बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 में उल्लेख है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जा सकता। शिक्षकों के संगठनों का कहना है कि हाईकोर्ट यह आदेश दे चुका है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य ना कराए जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे इस तरह के काम कराए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस काम को टीचरों से कराने को लेकर भी पहले प्रशासन की बैठक हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बार के लोकसभा चुनाव में बुर्का चर्चा का विषय बना हुआ है। बुर्के पर सियासत भी खूब हो रही है। यहां तक कि बुर्का चुनावी कीवर्ड भी बन गया है। लेकिन आज बुर्के का कनेक्शन शराब तस्कर गिरोह से जुड़ा है। इस वीडियो में आप बुर्का पहने एक महिला को देख रहे हैं, जिसे पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में बिहार के नवादा से गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी उस समय हुई है जब एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पुख्ता सूचना के बाद एक बस की चेकिंग करने पहुंची। तब रूबी खातून नाम की इस महिला के पास से 30 बोतल अवैध विदेशी शराब और बियर की कैंस बरामद हुई। वो भी तब जब बिहार में पूर्ण शराब बंदी है। बुर्के में शराब तस्करी को लेकर जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक आपको बता दूं, आरोपी तस्कर महिला रूबी खातून कोडरमा से बिहार शरीफ बस से जा रही थी। एक्साइज टीम ने राजौली चेकपोस्ट पर बस की तलाशी ली। महिला पकड़ी गई। महिला के पास से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें अवैध विदेशी शराब की बोतलें थीं। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी महिला बुर्के में शराब तस्करी किया करती थी। देश में बुर्के की आड़ में आपराधिक साजिशों में शामिल होने का अब एक ट्रेंड सा शुरू हो गया है। 5वें चरण के चुनाव में बुर्के में फर्जी वोट डालने का मामला सामने आया था, आपको याद ही होगा। बुर्के की आड़ में अपराध की ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर 20 मई की है, जब 5वें चरण की वोटिंग हुई थी। तब दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर बुर्के में 3 महिलाएं फर्जी वोटिंग करती पकड़ी गई थी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में भीड़ थाने से आरोपी महिलाओं को छुड़ा ले गई थी। दूसरी तस्वीर बुर्के की आड़ लेकर शराब तस्करी से जुड़ी है। इस मामले में भी आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है। अब नवादा पुलिस शराब तस्करी में शामिल महिला के नेटवर्क को खंगाल रही है कि किन लोगों की मदद से महिला कोडरमा से बिहार शरीफ अवैध शराब की तस्करी कर रही थी, ताकि इस शराब तस्कर गिरोह पर शिकंजा कसा जा सके। अगली खबर,
दिल्ली में मतदान होने से पहले यानी 25 मई से ठीक एक दिन पहले बुर्के को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बात चुनाव आयोग तक भी पहुंची। मुस्लिम नेताओं ने भी सियासत शुरू कर दी। अब आपको दिल्ली में हुई वोटिंग के कुछ खास आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, दरअसल इस बार दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग जमकर हुई। सवाल है कि क्या वोटिंग से पहले बुर्के पर हुए बवाल के कुछ मायने भी थे? ये रिपोर्ट समझाएगी आपको। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों में मतदान हुआ। मतदान 2019 की तरह सामान्य रहा, लेकिन मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार 2019 के मुकाबले जमकर वोटिंग की है। आपको याद दिला दें कि दिल्ली में मतदान से एक दिन पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी कि बुर्का पहने महिलाओं की पहचान की जांच महिला जांच अधिकारी से हो, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। अब वोटिंग के बाद आए आंकड़ों पर गौर करें तो देखेंगे कि दिल्ली में इस बार आरक्षित सीटों पर मतदान कम हुआ, जबकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों में 2019 की तुलना में 4% ज्यादा मतदान हुआ। आपको बता दें कि दिल्ली में 12 विधानसभा क्षेत्र SC वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन इस बार 1-2 जगह छोड़ दें तो दिल्ली के सीलमपुर, मुस्तफाबाद, गोकुलपुर, मटिया महल, बाबरपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम वोटरों ने जमकर वोटिंग की। माना जाता है कि यहाँ के क्षेत्र चुनाव परिणाम तय करते हैं। जब मैं वोट डालने गया तो कम से कम मुझे 1 घंटा लगा वोट डालने में। इतनी लंबी लॉन्ग क्यू चल रही। नॉन मुस्लिम्स में भी जहाँ मेजोरिटी है वहाँ पे भी देखने को मिल रहा था कि वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि किस तरीके से वोट डालें। लगे रहिए लाइन में, आखिर तक वोट डाल के आए लोग। हालांकि दिल्ली के मतदान से पहले जब बुर्का पहनी महिलाओं से उनकी राय जानी गई तो वो भी लोकतंत्र के महापर्व में पहचान बताने में कोई संकोच करती नहीं दिखी थी। ये इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर ये कांग्रेस ने दिया होता तो इतना बवाल या इतने ऑब्जेक्शन किए जाते। जब आप पासपोर्ट के लिए जाते हैं, आधार कार्ड के लिए जाते हैं तो यू रिवील योर फेस, तो इसमें रिवील करने में कोई हर्जा नहीं है। हम अगर अपने वोट देने जाएंगे तो हम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? हम दिखा सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपना वोट हम सही दे रहे हैं। और एक फीमेल कर रही है, कोई मेल नहीं आपको देख रहा है या चेक कर रहा है जो आपको लिए गलत है। तो सवाल है कि क्या सियासत के लिए दिल्ली में बुर्का वाला विवाद शुरू हुआ था? वो जो लंबी लंबी लाइन वाला वोट आपको दिखाई दिया ना, वो तो कुछ बूथों पे था, मगर छोटी छोटी लाइनों वाले सारे बूथ बीजेपी ले गई है। अब वोटिंग हो चुकी है और 4 जून को नतीजों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपकी जेब में पैसा है तो किसी भी अपराध को करने के बाद आप सबूत के साथ छेड़छाड़ या सबूत पक्ष में भी कर सकते हैं, क्योंकि पुणे का पोर्शे कांड तो कुछ यही इशारा करता है। इस केस में पुणे पुलिस ने नाबालिग के पिता और दादा के बाद अब 2 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन डॉक्टर्स पर नाबालिग का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। आखिर ये सनसनीखेज खुलासा कैसे हुआ, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। 17 साल के रईस जादे ने नशे की हालत में 2 लोगों की जान ले ली और अरबपति पिता ने दौलत के दम पर बेटे को बचाने में जान झोंक दी। बेटे के खिलाफ हर सबूत को अपने पक्ष में करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहा दिया। इसका खुलासा पुणे पुलिस ने किया है। दरअसल 18 से 19 मई की दरमियानी रात पोर्श कांड के बाद नाबालिग के नशे में होने की बात सामने आई। घटना के 8 घंटे बाद नाबालिग का ब्लड सैंपल ससून अस्पताल में लिया गया, लेकिन जब रविवार की शाम ब्लड सैंपल की फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो पुलिस भी हैरान रह गई। कल इवनिंग आवर्स में हमारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट्स प्राप्त हुई है और फोरेंसिक रिपोर्ट से ये पता चला है कि जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहाँ के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। पुलिस के मुताबिक नाबालिग के ब्लड सैंपल को किसी दूसरे शख्स के सैंपल से बदल दिया गया था। ऐसा ससून अस्पताल के डॉक्टर की मिलीभगत से किया गया। इसी आरोप में पुणे पुलिस ने ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। इनमें फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का HOD डॉक्टर अजय तावरे और अस्पताल का CMO डॉक्टर श्रीहरि हलनोर शामिल हैं। अजय तावरे के कहने पर श्रीहरि ने ब्लड सैंपल बदला था। नाबालिग का ब्लड सैंपल कूड़ेदान में डाल दिया गया था।
पुलिस का दावा है कि ब्लड सैंपल नाबालिग आरोपी के पिता के कहने पर बदले गए थे, क्योंकि आरोपी डॉक्टर को ऐसा करने के बदले मोटी रकम देने का वादा किया गया था। इसलिए पुलिस ने एफआईआर में नई धाराएं जोड़ दी हैं। आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी की धारा 120B, धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की धारा 467, सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 201, 213 और 214 जोड़ा गया है। इस केस में आरोपी के रसूखदार पिता और दादा ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ तमाम सबूतों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। सबसे पहले तो नाबालिग के ब्लड सैंपल में ही देरी की गई, फिर सैंपल को ही बदलवा दिया। इतना ही नहीं, घरेलू ड्राइवर को बंधक बनाकर उस पर दबाव बनाया गया कि नाबालिग आरोपी का इल्जाम वो अपने सिर पर लेने को तैयार हो जाए। यहाँ तक कि सिस्टम ने जिस तरह से नाबालिग को निबंध लिखने की शर्त पर जमानत दी, सवाल वहीं से उठने शुरू हो गए। और जी न्यूज ने जब इस मामले को मुहिम बनाया, तब से लगातार नए नए गुनहगार सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से विमान की इमरजेंसी लैंडिंग का एक बहुत खतरनाक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में जिस तरह विमान बेकाबू होकर चारों ओर घूम रहा है, इसे देखकर आपको लगेगा कि इसका एक्सीडेंट होना तय है, इसका क्रैश होना तय है। क्या लगता है आपको, ये विमान गिरेगा या बच जाएगा? वीडियो को ध्यान से देखते जाइए। सिडनी में यात्रियों से भरा ये विमान जिस तरीके से उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कभी ये किसी बिल्डिंग की छत या किसी इमारत से टकरा करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन देखिए, इस विमान में लैंडिंग से ठीक पहले पावर फेलियर होता है और अचानक ही अपना संतुलन खो देता है, यानी कि इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। उसके बाद ये विमान घरों और वेयर हाउस के ऊपर से गुजरता है। ऐसा लग रहा है जैसे अब टकराया कि तब टकराया। यहां तक कि लैंडिंग के वक्त भी विमान रनवे से फिसल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और विमान में बैठे सभी यात्री सुरक्षित रहे। माफिया मुख्तार अंसारी के गढ़ में आज बहुत आग है। मैं चुनावी आग की बात कर रहा हूं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच गाजीपुर में 2024 की पहली सीधी जंग हुई। अखिलेश मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार करने गाजीपुर गए थे और योगी आदित्यनाथ बलिया लोकसभा क्षेत्र में थे और वहां पड़ने वाले मोहम्मदाबाद में रैली कर रहे थे। मोहम्मदाबाद गाजीपुर में पड़ता है, लेकिन बलिया लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है। ये वही जगह है जहां से बैठकर मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में अपराध की दुकान चलाया करता था। लेकिन 2 महीने पहले ही वो मिट्टी में मिल चुका है। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। यह 2024 के चुनाव का आखिरी चरण होगा। गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और वाराणसी जैसे 13 लोकसभा क्षेत्र पूर्वांचल में ही आते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का स्कोर बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के बीच 11-0 का था, यानी बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी का यहां खाता भी नहीं खुला था। हालांकि बीएसपी ने तब भी 2 सीटें जीती थी। इनमें से एक सीट गाजीपुर है, जहां से बीएसपी के टिकट पर मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीते थे। अफजाल अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। गाजीपुर में योगी और अखिलेश के बीच का मुकाबला कैसा रहा, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। ये दोनों जब मिलते हैं, कोई न कोई अनर्थ होता है। हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना। आपको पता होना चाहिए, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या के थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है। अगर उनका संकल्प
बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था। उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। गाजीपुर में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच 2024 के चुनाव की ये पहली सीधी टक्कर थी। दोनों रैलियों में भीड़ थी। दोनों मंचों पर नेताओं का जमावड़ा था। अलग बस ये था कि अखिलेश के मंच पर मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अफजाल अंसारी थे और योगी के मंच से मुख्तार का नाम लेकर अंसारी फैमिली और समाजवादी पार्टी पर हमला हो रहा था। गाजीपुर के जिस मोहम्मदाबाद से मुख्तार के गुनाहों का नेटवर्क चलता था, उसी मोहम्मदाबाद से योगी आज लोगों के सामने मुख्तार अंसारी के अपराध गिना रहे थे। कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था? बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। योगी जहां से मुख्तार के अपराध गिना रहे थे, वहीं से कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय जी मीडिया को माफिया के खौफ का इतिहास बता रहे थे। उस समय उस लोकसभा के चुनाव के दौरान करीब भाजपा के 8 बूथ अध्यक्षों और जो पार्टी एजेंट थे उनकी गोली मार के हत्या की जाती है मुख्तार द्वारा। उसके बाद पुलिस द्वारा उनके मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं। उसके बाद, क्योंकि उसमें सपा की शासन थी, उसके बाद करीब 100 से अधिक लोगों को एक दिन पहले ही जेल में उठा के, जो प्रचार में लगे थे लोग, उनकी गाड़ियां सीज की जाती हैं। जेल में जाने के बाद भी मुख्तार का फोन लोगों को धमकाने और उसके लिए आता था। साल 2017 तक, यानी योगी के सीएम बनने से पहले तक, मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था। लोग खौफ खाते थे उससे। मोहम्मदाबाद से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी साल 1985 में पहली बार विधायक बने। लगातार 5 बार विधायक बनने के बाद अफजाल साल 2002 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता कृष्णानंद राय से हार गए। फिलहाल मुख्तार के भतीजे सुएब अंसारी उर्फ मन्नू यहां से विधायक हैं। योगी माफिया पर जुबानी गोले दाग रहे थे, लेकिन अखिलेश के पास मुख्तार के पक्ष में बोलने के लिए आज शब्द ही नहीं थे। माफिया की मौत के बाद उसे नायक की तरह पेश करने वाले अखिलेश गाजीपुर की रैली में मुख्तार पर चुप रहे, सिर्फ बीजेपी पर बरसते रहे। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को 2 शहजादे बोल रहे हैं। इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे दी, मात भी खाने जा रहे हो। अखिलेश का तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था और योगी के निशाने पर मुख्तार ब्रदर्स, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी थी। तो ऐसा रहा गाजीपुर में योगी और अखिलेश के बीच 2024 का पहला सीधा मुकाबला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजीपुर से अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 400 पार कहने वाले 400 सीटें हारने जा रहे हैं। तो सलेमपुर में रैली कर रहे अमित शाह ने कांग्रेस के साथ साथ अखिलेश यादव को भी स्कोर कार्ड बता दिया है। ये जो 400 पार वाली बात कह रहे थे, 400 पार, वो 400 हारने जा रहे हैं। ये 400 पार नहीं हो रहा इनसे। ये इनका सब हिसाब किताब डगमगा गया है। भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में शामिल होने के लिए तड़प रहा है। पिछले 3 हफ्ते से कश्मीर के इस हिस्से में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
विरोध की आवाज को दबाने के लिए इस बार पाकिस्तान अपने कट्टरपंथी मौलाना पर दाव लगा रहा है। पीओके में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान हर हथकंडा अपना रहा है। सबसे पहले शरीफ सरकार ने सेना के बल पर पीओके के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की। पीओके के गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और पाकिस्तानी सेना के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई, लिहाजा पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 17 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके पहुंचे। प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे मानी, कुछ मांगे अधूरी रहीं, इसलिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहा। पाकिस्तान की सेना पीओके के शहरों से आने वाली बसों को रोक करके जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलवा रही है, लगवा रही है। और अब पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथी मौलाना साद हुसैन रिजवी को पीओके भेजा है। इस कट्टरपंथी मौलाना का मकसद पीओके में उठ रही विरोध की आवाज को दबाना है। शरीफ सरकार ने जिस मौलाना साद हुसैन रिजवी पर पीओके की आवाज दबाने का दाव लगाया है ना, उसकी जबान कितनी जहरीली है, हमारी इस रिपोर्ट को देखेंगे तो कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। वो सर तन से जुदा करने की बात करता है, वो सिर कुचलने की चेतावनी देता है, वो विरोध की आवाज दबाने का दम भरता है। ऐसे कट्टरपंथी और जहरीले मौलाना को शहबाज शरीफ ने पीओके भेजा है। जानते हैं क्यों? ताकि वहां के लोगों की जुबान वो बंद करा सके। ये काफिला पीओके पहुंचे मौलाना साद हुसैन रिजवी का है, जो 2 दिन पहले पीओके पहुंचा था। फिर 25 और 26 मई को इसने वहां रैलियां की। साद हुसैन रिजवी का मकसद पीओके के लोगों की आजादी की आवाज को दबाना था, लेकिन किस तरह वो इसके जहर बुझे बोल से ही पता चलता है। इस्लामाबाद और लाहौर में बैठकर इस तरह की बयानबाजी करना अलग बात है और पीओके में जाकर धमकाना अलग, क्योंकि जिस पीओके में पाकिस्तान की सेना पिट गई, वहां इस मौलाना की क्या हैसियत। सेना के बाद हो सकता है अब अगला नंबर साद रिजवी जैसे कट्टरपंथियों का हो। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।